तो मैं बताया कि हम लोग के यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पेपर है तो उसमें कुछ मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण में आप लोगों को पढ़ाया था। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि अभी हाल ही में जो है वह COP26 हुआ। अब COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसको कहा जाता है। देखिए इसका पूरा जो नाम है, जब हम लोग कोप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो इसको हम लोग शार्ट में कोप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। तो हम लोग जो है यहां पर थोड़ा सा ये जो कोप है उसका कभी कभी प्रश्न आता है 150 में, इस बार भी आया था, अभी 2021 का जो लोग मेंस दिए होंगे। तो ये जो है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग को एक तो पहले सामान्य पहलू जानना चाहिए। भाई ये किससे संबंधित है? जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन। तो इसका एक तो सामान्य पहलू है। अब ये जो कोप सम्मेलन हुआ है स्कॉटलैंड में, ग्लासगो कहां पड़ेगा? स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम। तो कोप सम्मेलन के बारे में जानना है और इसमें जो है कोप जो सम्मेलन हुआ इसकी क्या क्या जो है समस्या रही, इसकी समस्या क्या क्या है, विवादास्पद पहलू क्या क्या रहे हैं, विवाद के मुद्दे क्या क्या रहे हैं। अब देखिए जो प्रश्न एक हम लोग क्या बनता है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका भारत पर क्या प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन का भारत पर प्रभाव, ये भी प्रश्न हम लोग क्या बनता है, जैसे इस बार आया भी था। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि भाई वायुमंडल जो जलवायु जो शब्द है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्योंकि हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना है, न तो मुझे आता है। भाई किसी स्थान पर लंबी कालावधि में बने रहने वाली जो वायुमंडल की अवस्थाएं हैं उसे जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन बहुत लंबे समय में मौसम में होने वाले परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। 10 साल, 20 साल, 50 साल में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, महाद्वीपीय और ये सब जो है उत्तर ध्रुवी, ये सब जो पढ़ते हैं, तो केवल यही सब चीजें जलवायु परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती हैं। तापमान भी प्रभावित करता है, वर्षण भी प्रभावित करता है, ये भी उसके कारक है। और आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो मान लीजिए हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें जो वृद्धि हो रहा है, उद्योग धंधों से, चिमनियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो धुआं निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग पढ़ते हैं, उसका जो उत्सर्जन हो रहा है, उससे जो हम लोग क्या ओजोन परत जो क्षय होता है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचकर तापमान में वृद्धि करती हैं। जो हम लोग क्या वनों की कटाई हो रहा है, या मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि जो है, भाई आवास के लिए हम लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, अब जब ये सब प्रभावित होने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है। जब पूरे विश्व पर पड़ा तो ये माना गया कि हमारे यहां समुद्र का जो स्तर है जल का, वो कहीं ना कहीं जो है 0.5 मीटर से 1 मीटर तक जो है वो देखा जाए तो बढ़ सकता है, यह अनुमान लगाया गया। अब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर
आप जानते हैं कि 1972 की बात है, पहली बार जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो आप लोग पढ़ते होंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। जो यूएनईपी आप लोग पढ़ते हैं, तो यह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम पढ़ते हैं, और जो 5 जून को जो है, 5 जून को जो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं, वो इसी 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन से आया है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, वहीं से ये दोनों चीजें निकल कर आई हैं, यूएनईपी और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद आप देखते हैं कि यह क्रम जो है निरंतर चलना शुरू हुआ। इसी क्रम में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ते होंगे, 1987 की बात है, उसमें इन सब चीजों को रखा गया। फिर उसके बाद जो है हेलसिंकी सम्मेलन हुआ 1989 में, लंदन सम्मेलन 1990 में हुआ। यहां तक तो किसी को ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन देखिए, पर्यावरण सिर्फ ज्योग्राफी का विषय वस्तु नहीं, पर्यावरण का संबंध राजनीति से भी है। इसीलिए तो हम लोग क्या सिलेबस में रखा गया है, COP26 पूछा भी गया। मैंने आप लोगों को टेस्ट पेपर में भी दिया था कि देखिए आप लोग क्या लिखते हैं। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा लिखा है, जो भी कॉपी हमने चेक किया अभी, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कुछ लोग उस प्रश्न को ही छोड़ दिए हैं। खैर कोई बात नहीं। तो जब हमारे यहां जो है 1992 में रियो सम्मेलन हो रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है, वहां से लोगों को पता चला कि नहीं, यह भी एक समस्या है विश्व में। भूमंडलीय तापन में वृद्धि, जैव विविधता, वन संरक्षण और एजेंडा 21 आप लोग पढ़ते होंगे। तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ, ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि रियो में हुआ था, रियो सम्मेलन इसको कहा जाता है। ये जो रियो सम्मेलन हुआ था, इसी में जो है आप जानते हैं कि लगभग 154 देशों ने भाग लिया था। और यहां पर पहली बार खुलकर चर्चा हुआ और कहा गया कि भूमंडलीय जो तापन है, ओजोन परत का जो क्षय है, इन सब चीजों पर जो सतत विकास है, इन सब चीजों पर जो है हम लोग एक सहमति बनाएंगे। और यहीं पर एजेंडा 21 का प्रावधान, जो एजेंडा 21 आप लोग पढ़ते हैं, एजेंडा 21 का प्रावधान रखा गया। तो एजेंडा 21 क्या है? 21 शब्द क्यों प्रयोग किया गया? 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु निर्धारित जो कार्यक्रम है, उसको एजेंडा 21 कहा जाता है कि 21वीं सदी में हम लोग का जो है क्या कार्यक्रम होगा। इसलिए देखिए पीटी में आप लोग क्या आता है, एजेंडा 21 किससे? पर्यावरण से संबंधित। अब जानते हैं कि उसके बाद 1992 में ही जो है कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, उस पर भी चर्चा हुआ। फिर अब ये सब चर्चा बिखरा हुआ था। लोगों ने कहा कि हम लोग को व्यवस्थित चर्चा करना चाहिए। जो व्यवस्थित चर्चा की जब बात आई, तो यहीं पर बर्लिन सम्मेलन होता है। और ये जो बर्लिन सम्मेलन हुआ, तो आप जानते हैं कि बर्लिन सम्मेलन होता है 1995 में। और इसी बर्लिन सम्मेलन को जो है कोप फर्स्ट का नाम दिया गया। यहीं से जो है कोप की शुरुआत मानी जाती है। तो पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए कि बर्लिन सम्मेलन 1995 से कोप की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद आप जानते हैं कि जिनेवा सम्मेलन हुआ, कोप 2 कहा जाता है 96 में। फिर इसके बाद जो है कोप का शुरुआत ही हो गया। अब इसमें जो मुख्य सम्मेलन हुआ, अभी हम लोग पढ़ेंगे ही कि कोप 26 हुआ। तो आप जानते हैं हेग सम्मेलन हुआ था, कोप 6 उसको नाम दिया गया था। इसी प्रकार से मराकस से एक सम्मेलन हुआ था, 2001 की बात है, कोप 7 नाम दिया गया था। नई दिल्ली में भी सम्मेलन हुआ है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली सम्मेलन जो हुआ है, नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ 2002 में, इसको कोप जो है 8 कहा जाता है। तो कौन सा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो कोप 8 का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसमें भी 167 देशों ने भाग लिया था। अब जानते हैं कि इसके बाद कोप चलना शुरू हुआ। नैरोबी सम्मेलन हुआ, जिसको कोप 12 कहा जाता है। बाली सम्मेलन आप लोग पढ़ते होंगे, कोप 13। कोपेनहेगन सम्मेलन फिर हुआ था, कोप 15 नाम दिया गया। कानकुन सम्मेलन कोप 16 नाम दिया गया।
इस तरह से यह सम्मेलन चलना शुरू हुआ। लेकिन इसमें जो फेमस सम्मेलन हुआ, आप लोग पढ़ते होंगे, दोहा सम्मेलन, जिसको कोप 18 नाम दिया जाता है 2012 में। जो दोहा सम्मेलन है 2012, कोप 18 नाम इसको दिया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में बताया, उसी को कोप कहा दिया जाता है। इसमें जो है हरित जलवायु निधि की बात की गई थी। अब जानते हैं कि इसके बाद रियो +20 भी हुआ था, एक सम्मेलन 2012 की ही बात है। उसके बाद वार्सा में सम्मेलन हुआ 2013 में, कोप 19 नाम दिया गया था। लीमा सम्मेलन हुआ था, कोप उसको 20 नाम दिया गया था। और जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था, जो खूब आप लोग पढ़े थे, नोट्स में मैंने लिख रखा है, आप लोगों को पढ़ाया भी हूं, तो जो पेरिस सम्मेलन है उसको कोप 21 कहा जाता है। पेरिस सम्मेलन 2015, इसको जो है कोप 21 कहा जाता है। इसमें तमाम मुद्दों पर बल दिया गया था जो आप लोग पढ़े ही थे। कोप पेरिस सम्मेलन हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आया भी था, आईएएस में भी आया था, जीएस में भी प्रश्न आया था, क्योंकि आप जानते हैं कि पेरिस सम्मेलन में ही जो है 2 अक्टूबर 2016 भारत जो है 62वें देश के रूप में हस्ताक्षर किया। 62वें देश के रूप में, 62वां देश भारत ने हस्ताक्षर किया। भारत ने हस्ताक्षर किया इस पर, इसलिए महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। अब जानते हैं कि इसमें जो प्रावधान किया गया था 2020 तक जो है $100 मिलियन की क्लाइमेट फंड एक बनाया जाएगा और उसके लिए रोड मैप बनाया जाएगा। 2025 से पहले जो है जलवायु जो निधि है उसके लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका पेरिस समझौते से अलग हट गया था, अब पुनः शामिल होने वाला है। इसलिए देखिए, जब भारत शामिल हुआ तो भारत ने एक प्रस्ताव रखा था जब भारत शामिल हुआ तो भारत ने एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों न जो है मदर अर्थ डे मनाया जाए। तो आप जानते हैं कि मातृ पृथ्वी दिवस, तो भारत ने जब एक प्रस्ताव रखा तो आप जानते हैं कि सभी देशों की सहमति रही। तो 22 अप्रैल को हमारे यहां जो है 22 अप्रैल 2016 ये डेट रखा गया था, इस पर हस्ताक्षर हुआ और 22 अप्रैल को जो है मदर अर्थ डे मनाया जाता है। इसमें एक चीज और भी कहा गया था कि 2020 में जो है 2020 से प्रभावी होने वाले इस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप जो है हम लोग 2023 में जो है एक आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। अब ये सब जो कह दिया गया, तो आप जानते हैं कि 2015 में ही ये सब बात कह दिया गया था। उसके बाद जो सम्मेलन हो रहा है, मराकस सम्मेलन, मार्केस सम्मेलन इसको कह सकते हैं, इसको कोप 22 नाम दिया गया, 2016 की बात है। फिर आपको ध्यान होगा कि किगाली समझौता हुआ और किगाली समझौता के बाद जो है वह वान सम्मेलन होता है और ये जो वान सम्मेलन है इसको कोप 23 कहा जाता है, 2017 में हुआ। अब फिर आप लोग पढ़ते होंगे कि कोप 24 पोलैंड सम्मेलन, पोलैंड सम्मेलन, कोप 24 2018 में हुआ। अब फिर आप देख रहे हैं कि 2019 में जो है चिली के सेंटियागो में
प्रस्तावित था, ये जो सम्मेलन था COP25, ये 2019 में प्रस्तावित था, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद सब कोरोना की स्थिति बन गई और सम्मेलन ये सफल नहीं रहा। ऑनलाइन सम्मेलन हुआ था। चिली के सेंटिगो में सम्मेलन प्रस्तावित था। अब जानते हैं कि न तो 20 में सम्मेलन हुआ, न तो 21 में हुआ। अब इसके बाद लोगों ने कहा कि हम लोग जो है, अब जो हम लोग चर्चा किए थे पेरिस सम्मेलन में, उन सब चीजों को लागू करने का जो पहलू है उस पर चर्चा करना था कि 2023 से पहले हम लोग चर्चा करेंगे। इसी चीज को लेकर जो है COP26 हुआ, और अभी मैं बताया कि COP26 जो है ग्लासगो में हुआ। मोदी साहब भाग भी लिए थे, आपको ध्यान होगा। अब ये जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ है वो क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि COP26 का जो लक्ष्य है उसमें यह कहा गया कि जो वैश्विक उत्सर्जन है उसके संबंध में जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे, और जो तापमान में वृद्धि है उसको 1.5 सेंटीग्रेड तक हम लोग सीमित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा पहलू उसमें यह कहा गया कि दुनिया के सबसे कमजोर क्षेत्रों की हम लोग रक्षा करेंगे, अफ्रीका है और तमाम जो क्षेत्र हैं, एशिया के क्षेत्र हैं। और तीसरा पहलू इसमें कहा गया था कि हम लोग वित्त जुटाएंगे, मतलब $100 अरब जो जलवायु वित्त जुटाने की जो बात की गई थी उसको इसमें जो है प्रतिबद्धता उसकी दर्शाई गई। अब मैं बताया कि ग्लोबल नेट जीरो की बात इसमें की गई थी, और ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सहयोग करेंगे, सभी देश जो है आपस में सहयोग करके इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को जो बनाए रखने का चीज था उसको पुनः स्वीकार किया गया कि नहीं, इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, ये सब जो मुद्दा रखा गया, तो आप लोग इसको नोट्स में भी लिखा है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। भारत की क्या प्रतिबद्धता रही? भारत जो है नेट जीरो इमिशन की जो बात की जाती है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, 2070 का भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 2070 तक जो है नेट जीरो इमिशन हम प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध शून्य उत्सर्जन हम प्राप्त कर लेंगे। भले ही भारत ने कोई रोड मैप नहीं तैयार किया, लेकिन मोदी साहब ने यह बात कहा। भाई विश्व स्तर पर तो कहना ही है ना कुछ। अब जानते हैं कि इसमें दूसरा जो पहलू था, भारत ने जो वचन दिया कि 2030 तक जो है स्थापित विद्युत जो क्षमता है उसका कम से कम 40% जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भारत उत्पादित करेगा। दूसरा जो भारत ने प्रतिबद्धता ये दर्शाया। और तीसरी प्रतिबद्धता भारत ने कहा, अपनी उपलब्धि को बताया कि 2016 में भारत की जो इमिशन जो इंटेंसिटी थी उसकी तुलना में, मतलब 2005 की तुलना में 24% कम रही। इसका मतलब कि हम लोगों ने काम किया है। गैर जीवाश्म ईंधन पर हम लोगों ने काम किया, जो स्वच्छ उज्ज्वला जो योजना था उसकी भी चर्चा की गई थी। अब समस्या यह है कि भाई ये सब जो भारत ने प्रतिबद्धता दर्शाया, अब ये जो COP26 था वो कितना सफल रहा? भाई इसमें जैसे मैं कहा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की गई, वित्त पोषण जुटाने की बात की गई, $100 बिलियन, $100 अरब, पर्यावरण की रक्षा करने की बात की गई, सहयोग की बात की गई। ये सब 4 ही बिंदु इसके मुख्य थे। अब ये COP26 में मैं बताया कि समस्या क्या क्या रहा।
ये जो मैं चर्चा कर रहा था कि इसमें क्या समस्या रहा, क्या विवाद के मुद्दे रहे, तो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा रहा कि भाई 2030 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2030 में हम लोग ऐसा कर लेंगे, वो कहीं न कहीं एक आदर्शवादी पहलू है। यदि वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो उससे भी 1.8 से लेकर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में यह हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत पर जो है विश्लेषण किया जाए तो वास्तव में चाहे भारत को छोड़िए, किसी भी देश ने जो है उस पर बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अमेरिका तो पीछे ही हट गया था। तो एक अनिश्चितता का वातावरण रहा। कोविड महामारी ने भी इसको प्रभावित किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वास की भी कमी है। जो कमजोर देश हैं वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन पर ज्यादा विश्वास अब नहीं करते हैं। तो 100 अरब डॉलर का जो वित्त है उसको भी इकट्ठा करने में समस्या आएगा। ये सब इसमें समस्या रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि अमेरिका जो है उसने ये कहा कि भाई हम भी इसमें पेरिस जो समझौता हुआ है उसमें हम भी जो है भागीदारी निभाएंगे। जो बाइडेन साहब ने वक्तव्य भी दिया था। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन आखिर ये जो मुद्दा है वो क्यों इतना जो है व्यापक मुद्दा बनता जा रहा है, इस पर भी हम लोग को थोड़ा सा काम करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जलवायु परिवर्तन होगा, उस जलवायु परिवर्तन से एक सबसे बड़ी समस्या, भारत को ही लीजिए, बाकी देशों का छोड़िए, भारत में जो समस्या आ रहा है कि जो हम लोगों के यहां जो है हीट वेव्स चलता है, तो मान लीजिए टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी बढ़ेगी। और यह भी अनुमान लगाया गया कि 14% लोग जो है हर 5 साल में कम से कम जो एक बार भीषण गर्मी का शिकार अवश्य होंगे। भाई 1998 में देखिए कितनी गर्मी पड़ी थी। और एक अभी जो रिपोर्ट आया था कि प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल है उसकी तुलना किया जाए तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ चुका है। यदि मान लीजिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता जो हुआ था उसको हम लोग पूरा भी कर लें, तब भी दुनिया का औसत तापमान 2100 आते आते 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड अवश्य बढ़ जाएगा। भाई 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 3.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर 2100 आते आते अवश्य बढ़ेगा। देखिए, सूखा की समस्या, बाढ़ की समस्या, ये सब तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं। फसलों की पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो भोजन की कमी आएगी, खाद्य संकट की समस्या आएगी, कृषि कार्य करने में समस्या उत्पन्न होगी। और राइजिंग सी लेवल, समुद्र स्तर जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं जलमग्न होंगे। समुद्र जल स्तर में वृद्धि से जो है छोटे जो द्वीप हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसे बांग्लादेश, आप लोग पढ़ेंगे, बांग्लादेश प्रभावित होगा, मालदीव प्रभावित होगा, हम लोग का भी कुछ क्षेत्र प्रभावित होगा। भाई उसमें जो है महासागरों में भी तो परिवर्तन आएगा, उसका प्रभाव भी तो भारत में पड़ेगा। महासागर का जो जल है वो एसिड ज्यादा, अम्लीय ज्यादा हो जाएगा। तो अम्लीय ज्यादा होगा तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि जो प्रवाल भित्तियां हैं वो संकट में आएंगी, विविधता हमारी प्रभावित होगी। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्कटिक है वो भी तो बर्फ पिघलेगा। तो जब बर्फ पिघलेगा तो उससे भी समस्या बढ़ेगा। मौसम में परिवर्तन आएगा। भारत में जो पैटर्न है जलवायु परिवर्तन का उसमें परिवर्तन आए, मतलब कि जो जलवायु का जो पैटर्न है वो भी बदलेगा। लेकिन आप लोग ज्योग्राफी में ये सब पढ़ते हैं, इसको हमको नहीं पढ़ाना है। तो मैंने एक बताया आपको सामान्य सा पहलू कि आप लोग को ये ध्यान रखना है
कि कभी इस तरह का प्रश्न आए तो थोड़ा सा उसको तैयार करके रखिए आप लोग, क्योंकि आजकल क्या होता है कि 150 सब ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये सब देखिए ज्योग्राफी का चीज है। हम लोग के यहाँ प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं आता, लेकिन हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं 4 लाइन, कि आपको ये पता चले कि हम लोग को जो है इस तरह के प्रश्नों को भी तैयार करके रखना है। इसलिए मैं आप लोगों को नोट्स में भी लिखवा दिया था, लेकिन आज टाइम मिला तो 10-5 मिनट उस पर चर्चा भी कर दिया। अब किसी अन्य मुद्दे को लेकर जो है, जैसे आप लोगों का जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो टॉपिक है वो आप लोगों को वीडियो जाएगा। और फिर मैं बताया ही कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का जो ऑफलाइन क्लास है वो 21 तारीख से चलेगा, इंडिया एंड वर्ल्ड से चलेगा। क्लास को यहीं विराम देता हूं, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।